कंस्ट्रक्शन साइट पे काफी सारी ऐसी शॉर्ट टर्म यूज की जाती हैं जिनके बारे में सिविल इंजीनियर्स को पता होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर सिविल इंजीनियर, स्पेशली जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं, उनको उन टर्म्स के बारे में पता नहीं होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी शॉर्टकट टर्म्स के बारे में बात करूंगा जो कि जनरली कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज की जाती हैं। कई बार होता है कि जो कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट हम रीड कर रहे हैं या फिर जिस ड्राइंग का हम यूज कर रहे हैं, उस ड्राइंग पे भी वो शॉर्टकट टर्म्स जो है वो मेंशन रहती है, लेकिन एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर या फिर जिनके पास में कम एक्सपीरियंस होता है, वो उन टर्म्स को सही से समझ नहीं पाते या फिर उनको रीड नहीं कर पाते। कई बार इंटरव्यू के अंदर भी हमसे उन शॉर्ट टर्म की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो हम एक्चुअल में कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उनके आंसर नहीं कर पाते। तो कुछ टर्म्स मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है, कुछ अगर रह जाएंगी तो वो हम आगे किसी वीडियो के अंदर जो है कवर कर लेंगे। तो सबसे पहली टर्म्स है SWG। ये एक टर्म है बेसिकली, अभी इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। स्टैंडर्ड वायर गेज। तो स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है कि एक इक्विपमेंट होता है, अभी आप नेट पे जाके सर्च कर लेना, उसका बेसिकली यूज किया जाता है डायमीटर को चेक करने के लिए। मान लो मुझे किसी स्टील वायर का डायमीटर चेक करना है, मुझे किसी स्टील रोड का डायमीटर चेक करना है, कोई पाइप है उसका डायमीटर चेक करना है, तो मैं उस इक्विपमेंट की हेल्प से उसका डायमीटर जो है ये आप चेक कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है SW। SW हो सकता है कि आप लोगों में से काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। SW का मीनिंग होता है स्टोन वायर। अब ये क्या होता है स्टोन वायर? SW पाइप आप लोगों ने सुना होगा। SW पाइप कंस्ट्रक्शन के अंदर काफी यूज किए जाते हैं। जिस तरीके से हमारी सिरेमिक होती है, उसी तरीके से हमारी SW भी होती है, और ये एक तरीके का जो है मिट्टी का प्रोडक्ट होता है, और मतलब हीट प्रोसेस के थ्रू जो है इसको बनाया जाता है। और SW पाइप जो है वाटर सप्लाई के लिए भी यूज किए जाते हैं, साथ ही साथ सीवरेज के लिए भी SW पाइप जो है वो यूज किए जाते हैं। आप गूगल करना, SW पाइप के बारे में पढ़ना, आपको इसके बारे में जो है जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है RCC। ये तो ऐसी टर्म्स है जो कि ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स ने सुनी होगी, और इसका मीनिंग क्या होता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। मतलब वो कंक्रीट जिसके अंदर रेनफोर्समेंट भी अवेलेबल होती है, उसको बोला जाता है RCC। इसी के साथ एक टर्म्स जुड़ी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं PCC, ठीक है, जिसका नाम होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्या नाम होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो ये दोनों टर्म एक साथ जुड़ी हुई है। जनरली जब हम कोई भी RCC वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ग्राउंड पे PCC करते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग जो है RCC वर्क स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है GI। इसको बोलते हैं हम लोग ग्लेवनाइज आयरन। GI सीट, GI पाइप, ये ऐसी टर्म्स है जो कि आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये एक तरह का आयरन होता है, और इसका जो नाम है GI, और फुल फॉर्म होती है ग्लेवनाइज आयरन। इसके बाद नेक्स्ट होता है GC। इसको बोलते हैं बेसिकली ग्लेवनाइज कोरुगेटेड, ठीक है। और ये भी एक तरह का मटेरियल ही होता है। आपने जो है सीट देखी होंगी, जो GI की सीट्स आती हैं, और या फिर आपकी कोरुगेटेड सीट्स जो आती हैं, तो वो सब कुछ इसी के अंदर आपकी कवर होती है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म होती है CI, ठीक है, इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। ये भी एक टाइप की फॉर्म है आयरन की ही। कास्ट आयरन के पाइप भी काफी यूज किए जाते हैं। कास्ट आयरन काफी सारी जगह पे जो है यूज किया जाता है मेटल इंडस्ट्री के अंदर। तो कास्ट आयरन के बारे में आप नेट पे भी जाके पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ फॉर्म है आयरन की। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है AC, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्बेस्टोस सीमेंट। ये AC सीट आती है बेसिकली रोफिंग के लिए। आप नेट पे जाके इसके बारे में डिटेल पढ़ लेना। GI सीट आती हैं, PVC की सीट्स आती हैं, इसके अलावा AC की सीट्स आती हैं। तो ये सारी रूफिंग मटेरियल होता है, आप इसके बारे में भी नेट पे जाके जो है पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है डाया। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डायमीटर। ये ना शॉर्ट टर्म इस तरीके से या तो ड्राइंग के अंदर लिखा होगा, या फिर ड्राइंग के अंदर जनरली ना इस तरह का सिंबल भी बना होता है। क्लियर? सो ये भी डायमीटर के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। कई बार स्मॉल d भी लिख दिया जाता है, लेकिन जनरली जो लिखा जाता है ना, वो ये सिंबल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है डायमीटर्स के लिए, जब आप ड्राइंग के अंदर इसको पढ़ोगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है FIG। तो इसकी बेसिकली फॉर्म होती है फिगर। तो ये भी शॉर्टकट टर्म्स जो है काफी बार ड्राइंग्स वगैरह के अंदर या फिर किसी कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर जो है मेंशन रहती है, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म है T, ये होता है टन।
जैसे हम बहुत सारी यूनिट मेजरमेंट होती है, अलग अलग आइटम को हम अलग अलग यूनिट के अंदर मेजरमेंट करते हैं। तो जनरली जो हमारा स्टील वर्क होता है वो जनरली केजी, क्विंटल या फिर टन के अंदर मेजर किया जाता है। स्मॉल क्वांटिटी है तो केजी में मेजर करेंगे, थोड़ी सी उससे ज्यादा क्वांटिटी है तो क्विंटल के अंदर करेंगे, और ज्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर तो टन या फिर मैट्रिक टन। इसी के अंदर एक और टर्म आती है एमटी जिसको बोलते हैं, तो ये एमटी होता है मैट्रिक टन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नहीं तो फिर मैं कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। तो टी फॉर टन और एम टी अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा मैट्रिक टन। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्यू। क्यू का मतलब होता है क्विंटल। जैसे मैंने बताया ना आपको कि टन में मेजर कर रहे हैं, क्विंटल के अंदर मेजरमेंट कर रहे हैं, इसके अलावा केजी के अंदर मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे केजी नहीं लिखा, खैर के आई लिखा हुआ है, तो ये किलो लीटर्स। तो ये लिक्विड को हम लोग जैसे मेजर करते हैं लीटर्स के अंदर, और उसके बाद उसको हम लोग जो है किलो लीटर्स हो गया आपका। तो ये सारी टर्म्स होगी जो कि जनरली अगर आप देखोगे तो 8-9 क्लास के अंदर हमें ये सारी यूनिट्स वगैरह जो है वो पढ़ा दी जाती है। तो ये कुछ ऐसी स्पेशल टर्म्स नहीं है जो कि एक इंजीनियर को पता नहीं होना चाहिए। तो एक इंजीनियर को कम से कम यूनिट ऑफ मेजरमेंट का आइडिया जो है वो होना चाहिए कि कौन सा आइटम किस यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है, और उसके कन्वर्जन का भी पता होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स, खासकर फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स, एक्सपीरियंस के अंदर भी काफी ऐसे कैंडिडेट होते हैं फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के साथ में। ये दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें यूनिट कन्वर्जन ही नहीं आता है। मतलब एक तो होता है मतलब आता ही, उनको समझ ही नहीं आता कि ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है कि एक इंजीनियर को यही समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में यूनिट कन्वर्ट कैसे हो रही है। तो साइट पे अगर मेजरमेंट करना है कि एमएम दिया है तो अरे सेंटीमीटर में बता दिया, या सेंटीमीटर है तो मीटर में बता दिया। ये बेसिक सी चीजें भी नहीं कर पाते। या फिट के अंदर दे दे तो उनको उसको इंच में बता दे, या फिर मीटर है तो उसको फिट में कन्वर्सेशन कर दे। जनरली कई बार साइट पे क्या होता है कि जो मैसन होता है उसको ना फिट इंचेस जल्दी समझ में आते हैं, लेकिन ड्राइंग्स हमारी एमएम के अंदर दी हुई होती है, मीटर्स के अंदर दी हुई होती है, एमएम के अंदर दी होती है। तो हम एक्चुअल में अगर मुझे कन्वर्ट करके उसको बताना हो तो काफी सारे इंजीनियर्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको कन्वर्ट कैसे करें। फिर आज के टाइम पे वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, यूनिट कन्वर्टर यूज करते हैं मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके। सो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। इसके बाद नेक्स्ट है एम आई, जिसका मतलब होता है मिलीलीटर्स। तो ये भी एक यूनिट है लिक्विड को मेजर करने की। इसके बाद डायमीटर फिर से यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है हमारी एम क्यू। ठीक है, तो जनरली देखो ये क्या होता है, इसको क्यूबिक मीटर बोलते हैं। ये बेसिकली जो है वॉल्यूम की टर्म है। सो वॉल्यूम हम लोग जब मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं, लेंथ, उसके बाद उसकी विड्थ होगी, और उसके बाद उसकी डेप्थ या फिर हाइट। ठीक है, LBH। क्लियर। सो ये जो टर्म निकल के आती है इसी को हम लोग जो है मीटर क्यूब, या फिर हम लोग जो है इसको क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं। कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा कि सिर्फ ऐसा लिखा होगा, ये लिखा होगा CUM। तो आपको ये भी समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है, क्यूबिक मीटर है। तो ये वॉल्यूम होता है। तो अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी निकल के आते हैं कि जिनको एक्चुअल में वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है, या एरिया में और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है ये भी नहीं पता होता है। तो ऐसे भी इंजीनियर्स जो है मार्केट के अंदर हैं जिनको एक्चुअल में वॉल्यूम और एरिया के अंदर डिफरेंस नहीं पता होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है मीटर स्क्वायर, जो कि होता है हमारा स्क्वायर मीटर। क्लियर। तो ये यहाँ पे SQM इस तरीके से भी टर्म जो है वो लिखी हुई होती है। और काफी सारे जो जनरली जैसे जो BOQ वगैरह होते हैं वहां पे यूनिट लिखी होती है, तो वहां पे ऐसे लिखा होगा CUM, SQM। तो हमें समझ आना चाहिए कि CUM लिखा हुआ है तो हमारा क्या है, वो वॉल्यूम है। SQM लिखा हुआ है तो हमारा वो क्या है, हमारा जो है वो एरिया है। और कई बार जो है नंबर्स लिखा होता है N इस तरीके से, तो ये हमारा नंबर्स के अंदर होता है। अभी आएगा, जैसे यहाँ पे M लिखा है तो M का मतलब होता है मीटर। तो मीटर क्या यूज किया जाता है, एक यूनिट है जिसका यूज किया जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है MM, ये बेसिकली मिलीमीटर्स होती है। तो जनरली जितने भी जो बड़े स्केल की जो ड्राइंग्स होती है, बड़े जो लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे मैक्सिमम आपको जो यूनिट्स मिलेगी ना वो मिलीमीटर्स के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा होता है कि 7, 8, 9, 5। क्लियर। और 3, 2, 5, 7, इस तरीके से ये सारी MM के अंदर यूनिट्स हैं। क्लियर। क्योंकि इतना बड़ा मीटर तो अगर लिखेंगे तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने लग जाएंगे तो 7 पॉइंट अगर लिखा हो कहीं पे कि 7, 8, 9, 5 मीटर। ठीक है, तो इतनी बड़ी यूनिट बिल्डिंग में तो पॉसिबल नहीं है।
और क्योंकि अगर इतनी बड़ी यूनिट बिल्डिंग के अंदर होगी तो इतनी लेंथ की एक साथ बिल्डिंग भी मैन्युफैक्चर नहीं, मतलब कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, बीच में एक्सपेंशन जॉइंट्स जो है वो देने पड़ेंगे या अलग अलग टावर जो है वो बनाने पड़ेंगे। प्लॉट का साइज हाँ हालांकि हो सकता है, अगर कि बहुत बड़ी टाउनशिप वगैरह बस रही है तो वहां पे ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी मीटर में अगर मेंशन है तो हाईवे वगैरह में मेंशन हो सकती है, बिल्डिंग में नहीं मेंशन होगी। तो जनरली अगर बिल्डिंग वगैरह में आपको इस तरह की यूनिट लिखे मिले और लास्ट में कुछ ना लिखा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो जनरली मिलीमीटर्स के अंदर ही वो डायमेंशंस रहते हैं। हालांकि साइड में जो है वो नोट्स दिया रहता है, आप उसमें नोट जो लिखे रहते हैं उसमें सारी जनरल नोट्स होते हैं ड्राइंग में, उसमें पढ़ सकते हो कि कौन सी यूनिट्स जो है वो यहाँ पे ली गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है BOQ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है बिल ऑफ क्वांटिटी। क्या होती है इसकी? बिल ऑफ क्वांटिटी। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये टर्म्स ना इंटरव्यू के अंदर भी पूछ ली जाती है, तो मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे TB पूछा गया था, TB। क्लियर? अब जिस बंदे ने ये मेरे से TB पूछा था कि TB की फुल फॉर्म क्या होती है, वो एक्चुअली सर्वेयर था, और मुझे मेरा लास्ट जो सेमेस्टर था उसमें मैंने टनल इंजीनियरिंग जो है वो पढ़ा था बीटेक में। तो मेरा TB का मतलब मेरे दिमाग में था टनल बोरिंग मशीन, और यहाँ पे मैंने उनको बताया था कि टनल बोरिंग मशीन, लेकिन वो एक्चुअल में इसका मतलब पूछ रहे थे टेम्परेरी बेंचमार्क। जो सर्वे होता है उसमें हम लोग बेंचमार्क वगैरह फिक्स करते हैं, तो वो ये मेरे से पूछना चाह रहे थे कि TB मतलब टेम्परेरी बेंचमार्क, और मैं टनल पढ़ के आया था तो मैंने उनको इसका मतलब बताया था कि टनल बोरिंग मशीन। ठीक है, हालांकि मैं गलत था, TBM होना चाहिए था वो, लेकिन जो सामने से निकला वो मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे MB। देखो MB भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिना MB के आप जो है कोई भी बिल नहीं बना सकते हैं। तो MB होती है मेजरमेंट बुक, इसको बोला जाता है। इसके अंदर सारे यहाँ पे नंबर्स रहते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होता है, उसके बाद फिर आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, ये सीरियल नंबर्स होता है बेसिकली, यहाँ पे फिर नंबर्स आएंगे, उसके बाद फिर L, और उसके बाद फिर विड्थ, और उसके बाद हाइट, और लास्ट में हमारी क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड बुक होती है, इसका मेजरमेंट किया जाता है। प्राइवेट में एक्सेल पे काम किया जाता है, मेजरमेंट बुक एक्सेल पे बनती है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर पूरी हार्ड कॉपी के अंदर मेजरमेंट बुक आती है, वो हाथ से भरी जाती है। हालांकि CPWD ने अभी अपना एक सॉफ्टवेयर पोर्टल डेवलप कर लिया है, तो CPWD में सारा काम जो है वो उस पोर्टल के थ्रू ही होता है। जो रिटिन MB वाला जो कल्चर है वो CPWD में खत्म हो चुका है। हालांकि लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर और जितने भी PWD डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके अंदर आज भी वही हाथ से हैंड रिटिन जो MB है वो चल रही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हैंड रिटन MB नहीं चलती है, सारा का सारा काम जो है वो एक्सेल सीट पे होता है। इसके बाद नेक्स्ट है HVAC। ये टर्म्स आपने कई बार सुनी होगी, और इसकी फुल फॉर्म होती है हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। मतलब हम एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है कि हमें, मान लो ये रूम है, इस रूम के अंदर मुझे विंटर्स के अंदर हीटिंग चाहिए, सर्दियों के अंदर हीटिंग चाहिए, तो उसी सिस्टम से यहाँ पे हीट आएगी। फिर अगर मान लीजिए गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है तो मुझे इस कमरे के अंदर कूलिंग चाहिए, तो उसी सिस्टम को यूज करके मैं कूलिंग सिस्टम भी कर सकता हूँ। तो ये जनरली बड़े स्केल पे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स हो गए, बड़े होटल्स, हॉस्पिटल्स, और ये पब्लिक जो गैदरिंग के होते हैं आपके मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, इन सब में HVAC सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। घरों में नहीं किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। हालांकि जो कुछ बड़े लोगों के जो घर होते हैं वे कुछ एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो अपने घर पे यूज करते हैं, कि अलग अलग कमरे में AC लगाने से अच्छा है कि एक हम सेंट्रलाइज AC सिस्टम यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरल प्रैक्टिस के अंदर ये नहीं है स्मॉल स्केल पे, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट आता है MEP। MEP इंजीनियर, MEP टर्म्स आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। इसका मतलब होता है बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। ठीक है, M फॉर मैकेनिकल, E फॉर इलेक्ट्रिकल, और P फॉर प्लम्बिंग। तो MEP इसका बेसिकली नाम होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट होता है QA QC। भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन एक्चुअल इसका मीनिंग नहीं पता होगा। तो QA मतलब क्वालिटी कंट्रोल, कि और QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल, और QA मतलब क्वालिटी एश्योरेंस। दोनों में बहुत काफी डिफरेंस होता है। हमारे चैनल पे जो है इसकी वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि QA और QC के अंदर क्या डिफरेंस है। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सारी टर्म्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी मुझे मिली मैंने यहाँ पे कवर की। आने वाले टाइम के अंदर कुछ और जो रिमेनिंग रह गई है वो मैं इसके अंदर कवर कर दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये टर्म्स ना कई बार इंटरव्यू के अंदर भी पूछ ली जाती हैं, और कई बार जब हम साइट पे वर्क एग्जीक्यूट कराते हैं तो वहां पे भी हमारे जो है कई बार काम आती है। जैसे एक और मैं भूल गया आपसे बताना अपने इंटरव्यू का। सो मेरे से पूछा था
कि M20 जैसे ये हो गया बेसिकली, सो इसके अंदर M का मीनिंग क्या है और 20 का मीनिंग क्या है। तो मैंने 20 का मीनिंग तो बता दिया कि भाई वो स्ट्रेंथ आती है 28 डेज के अंदर, जो हमारी कंक्रीट होती है उसका हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो हमारा ये 20 डेज के अंदर उस वो 30 डेज के अंदर उसकी इतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। लेकिन जो एम था उसका मीनिंग मुझे पता ही नहीं था, तो एम का मतलब होता है मिक्स। क्लियर। तो ये ऐसी ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछ ली जाती है। अब इसी के अंदर देखो एक और इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन बना था कि मैंने 20 पूछा, बताया कि भाई 20 स्ट्रेंथ आनी चाहिए, तो उन्होंने मेरे से उसकी यूनिट पूछ ली कि यूनिट क्या होनी चाहिए उसकी। तो यूनिट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे अगर ये 20 स्ट्रेंथ आ रही है तो उसकी यूनिट आपका क्या रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर से पूछे जा सकते हैं जब आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। बाकी आपने आपसे अगर इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू पूछे हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।